हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। और भूगोल के कुछ जिनको कहा जाता है कि वो काफी मुश्किल या टफ कंसेप्ट है, वो कुछ कुछ आप समझ में आने लगे होंगे। मैं हाँ ये उम्मीद अभी नहीं कर रहा कि आपको 100% हर चीज समझ में आ रही होगी। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आगे जैसे जैसे हम क्लास में चलेंगे, जैसे जैसे लेक्चर्स आप लेते जाएंगे, वैसे वैसे वो चीजें भी आपको समझ में आती जाएंगी। आपसे भी मैं यही कहूंगा, यही मेरी एडवाइस है कि हो सकता है जब आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ें या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ें या सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत पढ़ें, तो आपको लगे कि यार ये वाली जो चीज है ये कहीं ना कहीं मुझे मिस कर रही है, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा। लेकिन जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को जब आप पूरा समझ लेंगे, और जब वो उस दिन जो लास्ट क्लास होगी तब तक आप पाएंगे कि जो जो चीजें या जो जो डाउट आपके पास था बाकी सारे सिद्धांतों में, वो सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे उस दिन। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया और वो आगे तक आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि एक दो टॉपिक ऐसा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि हमको ये पता है कि ये जितने भी सिद्धांत हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले पढ़ते हैं वो सब सही नहीं है, वो सब गलत सिद्धांत हैं। गलत भी कहना एकदम सही नहीं होगा, या फिर मैं ये कहना चाहिए कि वो पूरी तरीके से सही सिद्धांत नहीं है। जब ये सिद्धांत ही पूरी तरीके से सही नहीं है तो हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा लगे कि यार ऐसा ये गलत है लेकिन सर ने ऐसा पढ़ाया है। देखिए, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, अपन लोग सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो इन साइंटिस्ट ने, जो इन भूगोल वेत्ताओं ने हमको बताया, वो उस कहानी की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार आप तसल्ली से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और जिस दिन आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लास्ट चैप्टर पे होंगे या लास्ट सेशन पे होंगे, उस दिन आप पाएंगे कि यार उन चीजों को लेके, जिन चीजों को लेके मैं उस दिन परेशान हो रहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में, वो चीजें ऐसी थी नहीं जिसमें परेशान होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हम लोग लास्ट क्लास में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसको हम कहते हैं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उससे चलने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, जिसका हो सकता है कुछ लोगों को डाउट था। आपने मेरे को मैसेज करके पूछा कि सर ये सिद्धांत क्या होता है, ये सिद्धांत किसे कहा जाता है, या जिसको मैं कहूं थ्योरी किसे कहा जाता है। आपने देखा कि यहां पे हमने ये पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन। हमको दोनों का मतलब पता है, महाद्वीपीय का मतलब पता है, महाद्वीप विस्थापन का मतलब पता है कि वो चल रहे हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं है। इस विस्थापन से हमको ये समझ में आया। लेकिन हमने ये चीज छोड़ दी थी कि सर सिद्धांत क्या होता है। तो आज हम वो भी समझ लेते हैं कि सिद्धांत क्या होता है, ताकि आपके मन में ये डाउट भी ना रहे। देखो, सिद्धांत समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं नियम। नियम, या मैं कहूं इसको, मैं कह सकता हूं रूल। अब सिद्धांत या नियम, थ्योरी या रूल में क्या डिफरेंस है, पहले इसको समझते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपने क्या सुना होगा? गुरुत्वाकर्षण का नियम। मैंने भी बहुत बार कक्षा में इसकी चर्चा की है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे पे बल लगा रही हैं आकर्षण का, और वो आकर्षण का बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण का बल। ये क्या चीज है? ये नियम है। नियम का मतलब क्या होता है? नियम का मतलब ये है कि इसको पूरे ब्रह्मांड में आपको मानना पड़ेगा। पूरे ब्रह्मांड के लिए ये क्या है? एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये, चाहे आप पृथ्वी पे हैं, चाहे आप चंद्रमा पे हैं, या मैं ये कहूं आप सूर्य पे हैं, इस सौर मंडल में आप कहीं हैं, या मैं कहूं आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी स्थित हैं, तो आप पे एक बल लग रहा होगा जिसको आप क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण का बल। जब इस पे रिसर्च होती है, जब इसका बहुत अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, भूगोल वेत्ताओं द्वारा, अलग अलग रिसर्च जब इस पे होती है, तो
जब कोई चीज बताई जाती है तो उसके दोनों पक्षों पर रिसर्च होती है, क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है। जब दोनों चीजों पर रिसर्च हुई तो पाया गया कि इसमें कोई गलती नहीं थी, ये एकदम सही है। जहां ये चीज हो गई कि ये एकदम सही है, पूरे ब्रह्मांड में ये चीज होगी, तो उस चीज को आप क्या कहते हो, रूल कहते हो या नियम कहते हो। इसीलिए हम गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। न्यूटन ने नियम दिए थे। न्यूटन के नियम का मतलब ये है कि पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पे भी चले जाओ, न्यूटन के नियम हमेशा बिल्कुल वैसे ही कार्य करेंगे जैसे वो पृथ्वी पे कार्य कर रहे हैं। इन चीजों को क्या कहा जाता है, ऐसी चीजों को हम लोग नियम कहते हैं। अब समझते हैं कि सर थ्योरी क्या होती है, सिद्धांत क्या होते हैं। एल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में, हमें पता है, महाद्वीपीय विस्थापन का क्या दिया, सिद्धांत दिया, या उसका क्या दिया, उसकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। जब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, तो इस पे भी क्या होनी थी, इस पे भी रिसर्च हुई। इस पे भी जो सही बातें थी उस पे भी रिसर्च हुई, और जो गलत बातें थी उस पे भी रिसर्च हुई, और पाया गया कि इसमें बहुत सारी क्या है, गलतियां हैं। या मैं ये कहूं कि इसकी बहुत सारी क्या होने लगी, इसकी बहुत सारी होने लगी आलोचना। इसका क्रिटिसिज्म होने लगा। जैसे आपने सुना होगा ना मूवीज के बारे में कि क्रिटिक्स जो होते हैं मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज के क्रिटिक्स होते हैं जो मूवीज के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई भी थ्योरी दी गई है, उसकी आलोचना अगर हो गई है और उसमें नेगेटिव पॉइंट ज्यादा है पॉजिटिव के कंपैरिजन में, और वो पूरे ब्रह्मांड में अभी उसको नहीं माना गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिद्धांत। अगर पूरे ब्रह्मांड ने उसको मान लिया है, पूरे ब्रह्मांड के लिए वो एप्लीकेबल है, तो क्या होगा, वो होगा नियम या होगा रूल। तो अब यहाँ पे कोई समय डाउट नहीं होगा। महाद्वीप का मतलब आपको पता है, विस्थापन का मतलब आपको पता है, और सिद्धांत का मतलब आपको पता चल चुका है। तो चलते हैं आगे। हमने देखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि विश्व का नक्शा आज हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है। हमने देखा एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी, 1912 में दी थी। इनके अनुसार पूरा जो महाद्वीपीय भूभाग है, ये पहले एक महान महाद्वीप का हिस्सा था जिसको हमने नाम दिया था पैंजिया, जिसके चारों तरफ क्या था, पैंथालासा था। पैंजिया टूटना शुरू हुआ, पैंजिया दो भागों में टूटा। ऊपर उत्तर वाले भाग को हमने क्या नाम दिया था, अंगारा लैंड, या उसी को हमने लॉरेशिया कहा था। दक्षिण में जो भाग स्थित था उसको हमने गोंडवाना लैंड कहा था। क्या वैगनर इस बात को बताने में समर्थ था कि ये पैंजिया क्यों टूटा? क्या वो ये बात समझा पाया कि पैंजिया 250 मिलियन वर्ष पूर्व पहले ही क्यों टूटा, इससे पहले इसमें ऐसा सब कुछ क्यों नहीं हुआ? वैगनर ने ये बताया कि जब ये दो भाग टूट गए तो बीच में एक सागर बना, उसका नाम था टेथिस सागर। जो गोंडवाना लैंड था उससे बने दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। वहीं उत्तरी अमेरिका से उत्तरी जो हिस्सा था जिसको हमने लॉरेशिया अंगारा लैंड कहा, उससे क्या बना, उससे बना आज का उत्तरी अमेरिका, आज का यूरोएशिया, या जिसमें अब मैं कह सकूं यूरोप, एशिया, भारत को छोड़ दिया जाए। और भारत में भी हम जब भारत कहते हैं यहाँ पे, तो भारत का मतलब है सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि हिमालय या जो मैदान आपको देखने को मिलते हैं भारत में वो बहुत बाद में बने। गोंडवाना लैंड का हिस्सा सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत था। अब यहाँ पे एक और शब्द आपके सामने आ गया, प्रायद्वीप क्या होता है। आपने अगर भारत का नक्शा देखा है तो भारत का नक्शा आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार भारत का नक्शा दिखाई देगा। अगर आप, जिसको हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत, इसके ऊपर आप देखोगे कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इससे नीचे ये वाला हिस्सा जो तीन तरफ से, 1, 2 और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। इसमें क्या क्या आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के जो विशाल मैदान है वो देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं वो देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो भारत है उसको आप प्रायद्वीपीय भारत कहोगे। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका हिस्सा था, ये हिस्सा था गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा था ये, गोंडवाना लैंड का। तो भारत का सबसे पुराना जो स्थल भाग है वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत है। तो हमने बात करी थी लॉरेशिया अंगारा लैंड की, और हमने बात करी थी या
गोंडवाना लैंड की हमने बात करी थी, हमने तैतीस सागर की बात करी और धीमे धीमे हमने देखा ये सब टूटना शुरू हो गया। पेंजिया टूटा, पेंजिया के बाद अंगारा लैंड और लॉरेशिया या फिर मैं कहूँ गोंडवाना लैंड बने और फिर गोंडवाना लैंड भी टूटा और अंगारा लैंड और लॉरेशिया भी टूट गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि कुछ जो स्थल भाग थे वो कहाँ पे जाने लगे? वो जाने लगे भूमध्य रेखा की ओर या उत्तर की ओर, और कुछ भूभाग कहाँ जाने लगे? पश्चिम दिशा की ओर। तो वैगनर साहब ने क्या कहा? वैगनर ये कहता है कि जब पश्चिम में जा रहे हैं तो इसके पीछे ज्वारीय बल जिम्मेदार है। ज्वारीय बल क्या होता है? ऐसा बल जो संपूर्ण रूप से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल या और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को मिलके, उन दोनों का संपूर्ण जो बल है वो कहाँ लग रहा है? पृथ्वी पे लग रहा है। तो इस कारण क्या हुआ? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वाला जो स्थल भाग था वो कहाँ चला गया? पश्चिम की दिशा की ओर चला गया। वहीं पे देखेंगे आप लोग कि भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका ये भूमध्य रेखा की ओर जाने लगे या उत्तर की ओर गति करने लगे। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे वैगनर ने बताया कि इसके पीछे बायंसी फोर्स, उपलब्धता का बल था। ये वैगनर ने बताया। हमको बाद में ये भी पता लगा कि दोनों जो बल बताए गए ये गलत थे। साथ ही साथ वैगनर और क्या नहीं बता पाया था? वैगनर ये नहीं बता पाया था कि उत्तर की ओर ही दिशा क्यों कर रहे हैं या पश्चिम दिशा की ओर ही क्यों चल रहे हैं। साथ ही साथ वैगनर ये नहीं बता पाया था कि पेंजिया, ये क्या ये पहला पेंजिया है या इससे पहले भी कोई पेंजिया हुए हैं? अगर इससे पहले कोई पेंजिया हुए तो कब कब हुए? इसके बारे में वैगनर कोई जानकारी हमको नहीं दे पाया। क्या वैगनर वलित पर्वतों के निर्माण को बता पाया? वैगनर ने वलित पर्वतों के निर्माण के लिए क्या कहा था? पहले उसने कहा कि सियाल सीमा के ऊपर बहुत बिना किसी प्रतिरोध के तैर सकती है, लेकिन बाद में वो क्या कहता है? बाद में वो कहता है कि सियाल जब सीमा पे तैरती है तो क्या करेगी? उसको स्क्रैच करेगी। स्क्रैच करने के साथ अवसादों को अपने कॉर्नर पे, अपने सीमांत पे, अपनी सीमा पे इकट्ठा कर लेगी, जिससे किसका निर्माण होगा? वलित पर्वतों का निर्माण होगा। ये सही होता अगर सिर्फ वलित पर्वत कहाँ पे मिलते? आपको सीमाओं पे मिलते। महाद्वीपों के अगर सीमाओं पे आपको वलित पर्वत देखने को मिलते तो वैगनर साहब की बात एकदम सही थी। हम देख सकते हैं रॉकीज अगर पर्वत देखोगे आप या एंडीज पर्वत देखोगे तो सीमा पे मिलते हैं, तो उसके लिए वैगनर साहब की बात सही थी। लेकिन आज के अगर हिमालय की स्थिति में देखूं तो प्रायद्वीपीय भारत आगे गया होगा। आप हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि प्रायद्वीपीय भारत जब उत्तर की ओर जा रहा था, वो कैसे, वो कौन सा भाग है? वो है स्थल मंडल है, महाद्वीपीय हिस्सा है, तो सियाल का बना हुआ है, तो सीमा पे तैर रहा है। जब सियाल आगे चल रही होगी सीमा पे तो क्या होगा? अवसादों को स्क्रैच करता हुआ चलेगा और उसने क्या बना लिया? हिमालय बना लिया। ऐसा बताया किसने? वैगनर साहब ने, जो कि बात एकदम सही नहीं थी, जो बात एकदम गलत थी। उन्होंने कौन सी चाप? उन्होंने द्वीपीय चापों के बारे में भी बताया। द्वीपीय चापों के बारे में उन्होंने क्या बताया कि जब एक स्थल मंडल है, स्थल मंडल का कोई हिस्सा है, वो गति कर रहा है, अगर उसका कोई भाग जो उसी गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा तो वो भाग अलग टूट के अलग हो जाएगा, और इससे किसका निर्माण हो रहा है? उससे निर्माण हो रहा है द्वीपीय चापों का। ये बात करी थी वैगनर ने। हमने ये भी देखा कि वैगनर की कौन सी बात सही थी, हमने ये भी पता लगा पाया कि वैगनर की कौन सी बात गलत थी। फिर उसने क्या दिया? उसने बहुत सारे साक्ष्य भी दिए। इसमें पहला साक्ष्य हमने देखा था जिग्सॉ फिट के बारे में, दूसरा साक्ष्य आपने देखा था पुर जलवायु साक्ष्य के बारे में, जहाँ पे हमने कोयले की बात करी थी। उसके बाद हमने जीवाश्म के बारे में बात करी थी, जहाँ पे आपने साइग्नोथेरस की बात करी थी। उसके बाद हमने ग्लासोप्टेस की बात करी थी, जो कि क्या एक घास है। उसके बाद हमने बात करी थी ध्रुवीय परिभ्रमण। साथ ही साथ ये चित्र आपको याद होगा, इसमें हमने बात करी थी कि जो भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त है वो लगातार समय के साथ कैसे बदलाव उसमें हुए हैं। प्रवाह संबंधी बल हमने अच्छे से देखे थे। साथ ही साथ पर्वतों के निर्माण और समुद्र द्वीपीय चापों के बारे में भी हमने देखा था। अगर मूल्यांकन किया जाए तो वैगनर इन सब के बारे में हमको नहीं बता पाया था। इसके बाद एक और थ्योरी आती है जिसको हमने नाम दिया था सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। सागर आपको पता है ओशन जिसको कहा जाता है। ओशन के जो चट्टानें होती हैं वो किसके निर्मित होती हैं? बेसाल्ट के निर्मित होती हैं। आपने बहुत लोगों ने उससे पूछा कि सर तल और नितल में क्या फर्क होता है? जिन्होंने नहीं पूछा उनको मैं बता देता हूं। दो शब्द होते हैं, एक होता है तल, दूसरा होता है नितल। कौन कौन से शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं? तल और नितल। तल आपने सुना होगा, तल बहुत बार कहा जाता है। तल क्या होता है? जहां
अगर ये महाद्वीप है, महाद्वीप में आपको क्या मिलेगा, महाद्वीप में आपको पानी देखने को मिलेगा। ये हिस्सा इसका हो गया तल, और जहां से पानी आपको देखने को मिल रहा है, यहां से पानी भरना शुरू हो रहा है इसमें, इसको आप कहोगे नितल। इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे नितल। तो यहाँ पे नितल प्रसरण की बात हो रही है, सागर नितल प्रसरण। और ये भी क्या है, थ्योरी है, ये भी क्या है, सिद्धांत है। तो जब जब हम सिद्धांतों की बात करेंगे, तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इनकी आलोचना पढ़नी पड़ेगी। इसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है ये पढ़ने पड़ेंगे। यहां तक हमने बात करी थी। इसके बाद जब हम लोग आगे गए तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि 1960 के दशक में हैरी हेस और रॉबर्ट एस डिसेज ने सागर नितल प्रसरण की परिकल्पना को क्या किया, प्रतिपादित किया। हमने ये भी देखा था कि संवहन धाराएं आपको देखने को मिलेंगी पृथ्वी में। संवहन धाराएं कहाँ देखने को मिलेगी, कौन से मंडल में आपको देखने को मिलेंगी, क्या वो दुर्बल मंडल में देखने को मिलेंगी या स्थल मंडल में आपको देखने को मिलेंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि संवहन धाराएं उनका निर्माण कहाँ पे होता है, क्या वो दुर्बल मंडल में उनका निर्माण होता है या स्थल मंडल में उनका निर्माण होता है। तो हमने ये पाया था कि पृथ्वी की जो 3 परतें हैं, जिसको हमने भूपर्पटी, मेंटल और कोर कहा था। मेंटल का ऊपरी हिस्सा, या मैं कहूं ऊपर सतह से 100 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा, जिसको आपने दुर्बल मंडल कहा था, उसमें तापमान बहुत अधिक है। तापमान अधिक होने के कारण वो अर्धतरल अवस्था में है, और अर्धतरल अवस्था होने के कारण यहाँ पे कौन सी धाराएं आपको देखने को मिली थी, यहाँ पे आपको संवहन धारा देखने को मिली थी। ये संवहन धाराएं जब भ्रंश से पृथ्वी के बाहर आ जाएंगी तो ज्वालामुखी उद्गार होगा। यहाँ पे हमने लावा और मैग्मा भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि कैसे लगातार जो महासागरीय भूपर्पटी है उसका विकास हो रहा है, नई भूपर्पटी कहाँ पे बन रही है और उसका विनाश कहाँ हो रहा है। हमने ये भी देखा था कि कटकों का निर्माण कैसे होता है। आपको शायद ये डायग्राम याद हो, ये डायग्राम हमने कुछ ऐसे बनाया था। ये कौन सी क्या है, ये आपको पता है, हमें पता है कि क्या है, ये महासागरीय भूपर्पटी है, महासागरीय भूपर्पटी है। ये भी महासागरीय भूपर्पटी है। जहां महासागरीय भूपर्पटी खत्म हो रही है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगी महाद्वीपीय भूपर्पटी। क्या देखने को मिलेगी वहां आपको देखने को मिलेगी महाद्वीपीय भूपर्पटी, महाद्वीप। और इसके इस तरफ भी क्या देखने को मिलेगा आपको, महाद्वीप भूपर्पटी। यहां तक हमारी बात हो गई थी। हम सबको ये पता है कि महाद्वीप किससे बने हुए हैं, महाद्वीप बने हुए हैं ग्रेनाइट से, और महासागर किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से ये निर्मित हुआ है। हमें ये भी पता है कि बेसाल्ट का द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा किसके मुकाबले, ग्रेनाइट के मुकाबले। इसका मतलब ये कि भारी इनमें से कौन है, भारी की अगर बात करूं तो बेसाल्ट भारी है किसके मुकाबले, ग्रेनाइट के मुकाबले। हमने आपको याद होगा देखा था इनके नीचे क्या चल रही है, संवहन धाराएं चल रही हैं। संवहन धाराएं जब भी आप बनाएं अपनी कॉपी में तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनका डायरेक्शन आपको पता याद रखना चाहिए। अगर डायरेक्शन में गड़बड़ हुई तो क्या होगा, चीजें बदल जाएंगी, एकदम उल्टी हो जाएंगी। जब इस प्रकार से संवहन धाराएं चल रही हैं तो जब पूरी महासागरीय प्लेट एक थी उसको क्या करा इन्होंने, अब तोड़ना शुरू कर दिया। तो कैसे तोड़ना शुरू किया होगा, तापमान इनका बहुत अधिक है, बेसाल्ट को यहां से इन्होंने पिघलाना शुरू करा और भ्रंश का निर्माण करा। जैसे जैसे भ्रंश बड़ा होता गया क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे ज्वालामुखी उद्गार होना शुरू हो गया। जैसे जैसे ज्वालामुखी उद्गार होगा लावा क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ठंडा शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे किसका निर्माण होगा, यहाँ पे होगा निर्माण, कटकों का निर्माण होगा। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इन्हीं को कहा जाता है रिज। कटक और रिज आपको पता होने चाहिए। आपको जान के हो सकता है ये आश्चर्य हो, लेकिन पृथ्वी पे स्थित सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन निर्माण करता है, कटक उसका निर्माण करती है, रिज उसका निर्माण करती है।
वो समुद्र में है। और कौन से महासागर में आपको देखने को मिलेंगी? वो आपको देखने को मिलेंगी अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में कटक बनती हैं और कटकों के निर्माण से विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, जिनकी लंबाई करीब करीब 70,000 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण कटक द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आपको अब ये पता चल गया कि कटकों का निर्माण क्यों हो रहा है। नीचे से संवहन द्वारा महासागरीय प्लेट को तोड़ के बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा लावा। चूंकि ऊपर पानी है, महासागर है तो पानी होगा, ऊपर पानी है तो बहुत जल्दी से ये क्या होती है, लावा जो होता है वो ठंडा हो जाता है। और लावा जैसे ही ठंडा हुआ तो किस में बदल जाएगा? वो बन जाएगा आग्नेय चट्टानों में। और वो आग्नेय चट्टानें किसका निर्माण करते हैं? कटकों का निर्माण करती हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि चूंकि बेसाल्ट से बना हुआ है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो ये कहाँ चला जाता है? नीचे की ओर चला जाता है महाद्वीप से। क्यों? क्योंकि ये भारी है। अगर महाद्वीप भारी होता तो नीचे कौन जाता? नीचे जाता महाद्वीप, ऊपर कौन जाता? महासागर जाता। लेकिन महासागरीय जो प्लेट है वो बेसाल्ट की बनी हुई है, उनका द्रव्यमान अधिक है, तो आप देखेंगे कि महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय जो भूपर्पटी है उसके नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी क्या मिलेंगी आपको? संवहन धाराएं देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे संवहन धाराओं का आप डायरेक्शन देखोगे तो इस प्रकार को संवहन धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। तो संवहन धाराएं यहाँ पे इसको नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे, इस भूपर्पटी को। जब ये नीचे जाएगा तापमान अधिक देखने को मिलेगा, तापमान अधिक होगा तो ये भी अर्ध तरल अवस्था में बदल जाएगा, दुर्बल मंडल में पहुंचेगा। तापमान बहुत अधिक है तो अर्ध तरल अवस्था में पहुंचने के बाद वापस से ये साइकिल चलता रहेगा। हमने ये भी देखा था कि कटकों के पास यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, कटकों के पास यहाँ पे नई चट्टानें पाई जाएंगी एकदम आपको। और जैसे जैसे कटकों से दूर चले जाओगे आपको पुरानी चट्टानें मिलेंगी। यहाँ पे नई चट्टानें क्यों मिलेंगी? क्योंकि आप देख रहे हो लगातार क्या हो रहा है? लावा का उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी बाहर आ रहा है। ज्वालामुखी बाहर आ रहा है तो नई आग्नेय चट्टानें आपको यहाँ देखने को मिलेगी एकदम कटकों के पास। जबकि ये जो ट्रेंच का जब निर्माण हो रहा है, यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है? ट्रेंच का। किसका निर्माण हो रहा है? ट्रेंच का निर्माण हो रहा है। ट्रेंच के पास महासागरीय जो भूपर्पटी है इसका क्या होता है? विनाश होता है। और जितनी भी पुरानी चट्टानें वो सब यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेंगी? ट्रेंच के पास आपको देखने को मिलेंगी। ये क्या है? ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत में और क्या क्या बातें थी उनको और एक बार हम लोग देख लेते हैं। चित्र आपको कुछ इस प्रकार आपकी कॉपी में होना चाहिए। किस प्रकार? यहाँ से आप देख रहे हो क्या बाहर आ रहा है? यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। जैसे जैसे ये कटकों का निर्माण हो गया, जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगा। क्यों आगे की ओर बढ़ेगा? लगातार क्या हो रहा है? लावा का उद्गार हो रहा है। जैसे जैसे लावा आता जाएगा ये इसको धक्का देता जाएगा और धक्का देता जाएगा। यहाँ पे संवहन धाराओं की डायरेक्शन कुछ ऐसी है और यहाँ पे संवहन धाराओं की दिशा कुछ इस प्रकार है। तो संवहन धाराएं इसको अपनी ओर नीचे की ओर ले जाएंगी, दुर्बल मंडल में ले जाएंगी और इसका क्या करेंगी? यहाँ पे विनाश करेंगी। और विनाश कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? ट्रेंचों के पास देखने को मिलेगा। और ट्रेंच कहाँ मिलेंगे आपको? महासागर और महाद्वीपों के जहाँ पे सीमा है वहां पे क्या मिलेंगे आपको? ट्रेंच। आपने पता भी होगा कि पृथ्वी का सबसे निचला पॉइंट या सबसे गहरा जो बिंदु है वो मरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो इसका डायरेक्शन आपको इस प्रकार मिल रहा है, इसकी दिशा, और इसका डायरेक्शन इस प्रकार। इसका मतलब ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कौन दूर जा रही है? महासागरीय भूपर्पटी दूर जा रही है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो महासागरीय भूपर्पटी है वो भी क्या है? वो स्थित नहीं है, एक जगह पे रुकी हुई नहीं है, वो भी लगातार एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। या इसका हमने इसमें हमको और क्या क्या पढ़ना है? महासागर तल की भूमिका, चट्टानों की आयु और पुरा चुंबकत्व, ये क्या है? इसके प्रमाण हैं। कैसे बात करेंगे हम लोग? महासागरीय तल का भूविज्ञान, ये क्या है? इसको समझने के लिए समझिए, ये समय है द्वितीय विश्व युद्ध का। कौन सा समय है? द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, जहां पे जर्मनी ने क्या विकसित करना शुरू करा? जर्मनी ने सबमरीन या जिनको कहा जाता है पनडुब्बियों को विकसित करना शुरू कर दिया है। शिप और पनडुब्बी या जहाज और पनडुब्बी में क्या डिफरेंस होता है? आप जहाज देखोगे तो ये अगर पानी है या मैं कहूँ ये महासागर है, तो इस महासागर के ऊपर आपको यहाँ पे कहीं क्या देखने को मिलेगा? जहाज देखने को मिलेगा। जहाज यहाँ पे तैरा हुआ है,
लेकिन अगर पनडुब्बी है, पनडुब्बी एकदम आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मतलब जो तल है, किसका तल, जो सागर का तल है, उसके पास आपको क्या देखने को मिलेगी, पनडुब्बी, और जहाज आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। इसी समय जब बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही थी, बहुत सारे शोध हो रहे थे, तो एक यंत्र यहाँ पे लगाया गया। उस यंत्र को कहा जाता है सोनार। क्या कहा जाता है? सोनार। इस सोनार की मदद से और इन पनडुब्बियों की मदद से अब हमें ये समझ में आने लगा कि जो महासागरीय तल है, जैसा हम पहले समझते थे, पहले मनुष्य ये समझता था कि जो महासागर का तल है वो एकदम प्लेन है, एकदम मैदान जैसा है। लेकिन जब पनडुब्बियों की मदद से और सोनार की मदद से हमने महासागर तल को देखना शुरू किया, तो हमने पाया कि वहां पे बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी, वहां पे आपको पठार देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको मैदान देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको बहुत नीचे ट्रेंच जैसी चीज भी देखने को मिलेंगी जो बहुत गहरी हैं। तो ये जब सब चीजें हमने पढ़ी तो हमने देखा कि जहां पे कटकों का निर्माण हो रहा है, या मैं कहूं जहां पे महासागरीय भूपर्पटी एक दूसरे से दूर जा रही है, जब दूर जा रही है तो संवहन धाराओं के कारण बाहर क्या आ रहा होगा, लावा बाहर आ रहा होगा, और लावा बाहर आ रहा होगा तो किसका निर्माण कर रहा होगा, वो कटकों का निर्माण कर रहा होगा। तो जब पनडुब्बी इसके ऊपर से गुजर रही है तो पनडुब्बी ने देखा कि यहाँ पे जो पानी स्थित है, यहाँ पे जो पानी स्थित है उसका जो तापमान है वो T1 है, और कहीं दूर पानी का तापमान T2 है। तो पनडुब्बी ने महसूस किया कि T1 जो तापमान है वो बहुत अधिक है इससे T2 के मुकाबले। क्यों बहुत अधिक है? क्योंकि यहाँ पे लगातार लावा का उत्सर्जन हो रहा है, नीचे से मैग्मा आ रहा है, ज्वालामुखी निकल रहे हैं, और ज्वालामुखी निकलने के बाद कटकों का निर्माण कर रहे हैं, और तापमान भी लगातार बढ़ा रहे हैं। इससे हमको ये भी पता लगा कि कटकों के पास तापमान ज्यादा आपको मिलेगा, और यहाँ पे हमने देखा कि पर्वत श्रृंखलाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जब पूछा गया कि पर्वत श्रृंखलाएं कैसे बनी, तो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत सामने आया। तो यहाँ पे पर्वतों में स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं, जो सागर महासागर में स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि सागर का जो नितल है वो लगातार क्या कर रहा है, प्रसार कर रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? अगर ये नहीं बढ़ता तो कटकों का निर्माण संभव नहीं था। और इसी प्रकार हमने देखा यहाँ पे ट्रेंचों का निर्माण हो रहा है। ट्रेंचों का निर्माण भी हमको क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो महासागरीय भूपर्पटी है वो किसके नीचे जा रही है, वो महाद्वीपीय भूपर्पटी के नीचे जा रही है। साथ ही साथ जब वो दुर्बल मंडल में जा रही है तो उसका क्या हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है। साथ ही साथ दूसरी बात करी चट्टानों की आयु की, हमने ये पाया कि महाद्वीपीय और महासागर क्योंकि एक ही टाइम पे थे, पेंजिया और पेंथालासा हमने देखा एक ही समय पे स्थित था, तो दोनों की आयु होनी बराबर चाहिए। आप ऐसे समझिए इस बात को कि दो जुड़वा बच्चे हैं, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है, और दोनों का जन्म हुआ है 1 जनवरी 2023 को, और आज की तारीख है 23 मार्च 2023। तो इनकी उम्र बराबर होनी चाहिए, राम की उम्र भी इतनी होनी चाहिए जितनी श्याम की है। इसमें आप देखोगे कि करीब करीब ये बच्चे जो हैं ये हो जाने चाहिए थे 2 महीने और 23 दिन के। इस श्याम की भी आयु कितनी होनी चाहिए थी, 2 महीने 23 दिन। लेकिन अब इस राम को आप समझिए, ये राम यहां पे जो लिखा है इसको आप समझिए, ये है महासागर और ये है महाद्वीप। तो हमने देखा कि महाद्वीपों की जो आयु है वो बराबर किसके नहीं है, महासागरों के बराबर नहीं है। तो कैसा है? तो हमने देखा महाद्वीपों की जो चट्टानों की आयु है वो काफी पुरानी चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, जबकि महासागरों में आपको नई चट्टानें देखने को मिलेंगी। हमने पिछले सिद्धांत में ये पाया था कि पेंजिया और पेंथालासा दोनों एक ही समय पे थे। जब पेंजिया और पेंथालासा दोनों एक ही समय पे पैदा हुए तो ये महासागरों की चट्टानों की आयु नई कैसे हो गई और महाद्वीपों की चट्टानों की आयु पुरानी कैसे हो गई। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर चट्टानों की आयु हमने कैसे पता लगाई? भाई चट्टान के पास कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं,
तो बहुत सारी साइंटिफिक तरीके होते हैं ना चट्टानों की आयु निकालने के। जैसे आपको पता होगा एक तरीका होता है कार्बन 14 करके, कार्बन 14 डेटिंग आप कहते हैं उसको, तो हम कार्बन की मदद से उसमें पता लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी साइंटिफिक तरीके होते हैं, वो आप साइंस एंड टेक में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आप पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि महासागर की जो चट्टानें हैं वो कैसी है, नई है, जबकि महाद्वीपों की जो चट्टानें हैं वो आपको पुरानी देखने को मिली। इसका मतलब सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत क्या कह रहा है, जहां पे कटके होंगी वहां की जो चट्टानें होंगी वो कैसी होंगी, वो आपको नई चट्टान देखने को मिलेगी। और जहां पे भ्रंश होंगे, जहां पे ट्रेंच होगी, वहां पे चट्टानें कैसी होंगी, पुरानी चट्टानें होंगी। लेकिन ये पुरानी भी कहां चली जाएंगी, दुर्बल मंडल में चली जाएंगी और इनका भी क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे बार बार नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब फिर से क्या पता लग रहा है कि सागर नितल प्रसरण, ये जो सिद्धांत है ये सही बात कह रहा था। ये भी तो यही कह रहा था कि सागर नितल से लगातार क्या हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। जब ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो नई चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। और लास्ट जो पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, पुरा चुंबकत्व। ये देखिए जीएस के लिए जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको बहुत ऊपर से पढ़ेंगे ना, इसके में बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी जीएस में, सामान्य अध्ययन में, इससे रिलेटेड बहुत डेप्थ में जाके सवाल नहीं पूछता है। अगर ये वैकल्पिक विषय या ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास होती तो हम इसको बहुत डेप्थ में जाते हैं। हम इसमें पैलियोमैग्नेटिज्म में हम पहले जियोमैग्नेटिज्म से शुरू करते और फिर यहाँ पे पैलियोमैग्नेटिज्म पे आते। लेकिन चूंकि हम लोगों को इतना डेप्थ में नहीं जाना, मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या है ये पैलियोमैग्नेटिज्म, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे सागर तल का भूविज्ञान। तो सागर तल में हमने देखा कि बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। पहले हमारा अनुमान ये था, जब तक हम विश्व युद्ध से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, जब पनडुब्बी और सोनार नहीं था, तो हम समझते थे पूरा समुद्र कैसा है, मैदान है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे कटक देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे पहाड़ देखने को मिलेंगे जिनको जियोट कहा जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है महाद्वीपीय जो भूपरपटी है वो आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं भ्रंश आपको देखने को मिल रहा है, ये जिनको हम कह सकते हैं ट्रेंच, ये है ट्रेंच आपकी। और ये जिसकी हम बात कर रहे थे बार बार कटक, या जिनको हम कह सकते हैं रिज, ये है आपकी कटक। और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, इन्हीं को कहा जाता है रिजेस। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो इस बात से भी हमको पता लग गया कि लगातार महासागरीय जो नितल है उसका क्या हो रहा है, प्रसरण हो रहा है। चट्टानों की आयु हमने देखा कि यहाँ पे चट्टान की आयु, अगर ये चट्टान 1 है और ये चट्टान 2 है, तो ये चट्टान नई चट्टान है और 2 जो चट्टान है वो चट्टान पुरानी चट्टान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है क्या, कटक देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको ट्रेंच देखने को मिल रही है। तो ट्रेंच के पास जो चट्टानें होंगी वो पुरानी होंगी, जबकि जो कटकों के पास चट्टान होंगी वो कैसी होंगी, नई चट्टान आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर रहे हैं पुरा चुंबकत्व की, या इसी को कहा जाता है अंग्रेजी में, अगर आप कहोगे तो इसी को आप कहोगे पैलियो मैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म। यहां पे आप सबको एक चीज पता लग रही है कि किससे रिलेटेड है, कुछ चुंबक से रिलेटेड है। चुंबक से रिलेटेड है, इसका मतलब यहां पे हम लोग कोई चुंबक की विशेषता या पृथ्वी के चुंबकत्व की बात करेंगे। ठीक है, आप सबको ये पता है, जब हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करी थी तो हमने भू डायनेमो पढ़ा था। भू डायनेमो में हमने देखा था कि पृथ्वी पे क्या देखने को मिलेगा, आपको उत्तरी ध्रुव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जिस उत्तरी ध्रुव की हम बात कर रहे हैं वो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और यह है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब आप समझिए कि ये भूपरपटीय महासागरीय भूपरपटीय संवहन धाराएं नीचे से लगातार इसको क्या कर रही हैं, अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही हैं। और यहां से क्या हो रहा है, लावा बाहर आ रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। जब पृथ्वी के नीचे से, दुर्बल मंडल से बाहर कुछ चीजें आ रही होंगी तो इसमें बहुत सारे खनिज भी होंगे, और इन खनिजों में एक खनिज हमको पता है क्या होगा, लोहा भी होगा, या मैं कहूं यहां पे क्या होगा, फेरस होगा। ठीक है, हमको यह भी पता है कि लोहे में या फेरस में चुंबकन होता है। चुंबकन का मतलब या चुंबकीय विशेषताएं होती हैं। तो ये एग्जांपल आपको याद होगा अच्छे से आज भी, ये नॉर्थ पोल है चुंबकीय,
दक्षिण ध्रुव है चुंबक का, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लोहे की आलपिन लगा दी है। क्या लगा दी, यहाँ पे आपने लोहे की आलपिन लगा दी है। इस लोहे की आलपिन के बिल्कुल पास में एक और आलपिन आप लेके आ गए तो वो आलपिन इससे जुड़ जाएगी। लेकिन जैसे इस चुंबक से इस आलपिन को आपने अलग किया तो क्या होगा, ये आलपिन भी यहाँ से गिर जाएगी। इसका मतलब जब तक ये चुंबक के साथ लगा हुआ है ये कैसे बिहेव करेगा या कैसे काम करेगा, ये भी एक चुंबक के जैसे कार्य करेगा। और चुंबक के ऐसे कार्य कर रहा है, इसीलिए ये जो दूसरी आलपिन है वो इससे चिपक गई। लेकिन ये चुंबक मैंने हटा दी। अब ये लोहे की जो आलपिन है वो कैसे काम करेगी, वो एक आलपिन के जैसे काम करेगी, लोहे की जैसे काम करेगी। तब ये दूसरी आलपिन को अपने साथ नहीं जोड़ पाएगी। ठीक है, अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए। लावा जो निकलता है वो कैसी अवस्था में होगा, तरल अवस्था में होगा, द्रवीय अवस्था में होगा। आया ना, ये बात आपको पता है। जब ये तरल अवस्था में, ये द्रवीय अवस्था में है तो इसमें उपस्थित जो लोहा होगा वो भी कैसी अवस्था में होगा, द्रवीय अवस्था में होगा। आया ना, ठीक है। अब जैसे जैसे लोहा या ये मैं कहूं जैसे जैसे लावा ठंडा होगा वैसे वैसे वह लोहा भी ठंडा होगा। ये बात भी ठीक है। एक चीज हम बचपन से जानते हैं, कौन सी चीज, कि ये अगर चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास अगर मैं दक्षिणी ध्रुव लेके आ जाऊंगा तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। वहीं अगर मैं चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास अगर दक्षिणी ध्रुव लेके आ गया तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। ये बात आपको पता है, ठीक है। अब आप सोचिए कि लावा में उपस्थित लोहा ठंडा हो रहा है, ये वो लावा है, इसमें क्या उपस्थित है, लोहा उपस्थित है, और जो क्या हो रहा है, ठंडा होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तापमान बाहर कम है। ठीक है, अब ये समझिए ये वो लावा है और इस समय आप ये समझिए पृथ्वी पे आप देखोगे तो इस तरफ उत्तर की दिशा में आपको पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है वो उत्तर देखने को मिलेगा और इसी प्रकार दक्षिण की दिशा में आपको चुंबक का दक्षिणी ध्रुव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोहा है, अभी अर्ध तरल अवस्था में या तरल अवस्था में, अब धीमे धीमे वो ठंडा हो रहा है। एक बात बताइए कि यहाँ पे जो लोहा है उसमें भी कुछ चुंबकन होगा, कुछ चुंबकीय विशेषताएं उसकी भी। जब उसकी चुंबकीय विशेषताएं हैं तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है इस डायरेक्शन में, तो लोहा जब ठंडा होगा इस डायरेक्शन में उसका उत्तरी ध्रुव होगा या दक्षिणी ध्रुव होगा। तो हमें ये पता है कि अगर ये समझते हैं कि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है लोहे का भी और उत्तरी यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, तो क्या होगा, ये उत्तरी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का देंगे। यही बात यहाँ पे होगी, ये दक्षिणी ध्रुव इस दक्षिणी ध्रुव को क्या करेगा, धक्का देगा। इसका मतलब जो लोहा होगा वो इस तरीके से नहीं रह पाएगा बहुत देर तक, तो लोहा क्या करेगा, लोहा कुछ इस तरीके से ठंडा होने की कोशिश करेगा कि ऊपर की ओर आपको कौन सा ध्रुव मिले, दक्षिणी ध्रुव। अगर ऊपर की ओर दक्षिणी ध्रुव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार नीचे कौन सा ध्रुव देखने को मिल रहा है, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस प्रकार आपको क्या देखने को मिलेगा, वो लोहा ठंडा होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस बात का अध्ययन किया तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि ये कटक है, इस कटक के बिल्कुल पास वाला जो आपको लावा देखने को मिल रहा है उसकी अगर आप चुंबकत्व देखोगे या उसमें आप कोशिश करोगे कि उत्तरी ध्रुव किस तरफ है, दक्षिणी ध्रुव किस तरफ है, तो वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि इस तरफ आपको उत्तरी ध्रुव देखने को मिल रहा है और इस तरफ आपको दक्षिणी ध्रुव देखने को मिल रहा है। अभी बस हम अज्यूम कर लेते हैं इस चीज को, है ना, कि ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। इससे थोड़ा सा आगे जब चलोगे इस चट्टान पे आप पहुंचोगे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। पहले वाली चट्टान को आप देखो, यहाँ पे क्या था, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे क्या था, दक्षिणी ध्रुव। अब क्या देखने को मिल रहा है, यह है दक्षिणी ध्रुव और यह है उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार कटक के दूसरी तरफ जब जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वापस से ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। दूसरी चट्टान पे आप पहुंचे, बराबर बराबर मतलब इससे
मानो 100 किलोमीटर दूर आप इधर आए हो, तो इससे इस कटक से 100 किलोमीटर दूर उधर गए, तो यहाँ पे भी आपको कुछ इसी प्रकार देखने को मिलेगा कि ये दक्षिण ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। चट्टान, वो वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैज्ञानिक और आगे गए तो उन्होंने फिर इस चट्टान, ये मानो 200 किलोमीटर आगे आ गया वैज्ञानिक, तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव में थी। इसी प्रकार यहाँ पे देखा, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। इससे ये समझ में आया वैज्ञानिकों को कि जब लावा ठंडा हो रहा है तो वो हमेशा इस प्रकार ठंडा होगा कि पृथ्वी का जिस तरफ उत्तरी ध्रुव है, लावे का उस तरफ दक्षिणी ध्रुव होगा। इसका मतलब जहां पे नॉर्थ पोल आपको देखने को मिल रहा है, जहां उत्तरी ध्रुव आपको देखने को मिल रहा है, उस तरफ पृथ्वी का चुंबक का कौन सा ध्रुव होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। दूसरी, जब 100 किलोमीटर आगे पहुंचे तो देखा कि यहाँ पे अब दक्षिण ध्रुव हो गया। इसका मतलब जब ये लावा ठंडा हो रहा होगा, जब ये वाला लावा ठंडा हो रहा होगा, इसको नाम मैं दे देता हूं, ऐसे नाम दे देते हैं इसको 1 नंबर, इसको मैं नाम देता हूं 1 नंबर, इसको नाम 2 नंबर, इसको नाम 3 नंबर। तो 1 नंबर की चट्टान का ऐसा, दूसरे नंबर की चट्टान का जब लावा ठंडा हो रहा था, तब पृथ्वी का, जहां पे आज के समय दक्षिणी ध्रुव है, उस समय पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव रहा होगा, तभी ऐसा हुआ है। फिर आगे चला, आगे चलने के बाद देखा कि यहाँ पे जो लोहा है, या फिर मैं कहूं जो चट्टान है, उसका कौन सा ध्रुव देखने को मिल रहा है? उत्तरी ध्रुव में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इस समय जब ये ठंडा हो रहा होगा तो पृथ्वी का इस समय कौन सा ध्रुव होगा? इस तरफ दक्षिणी ध्रुव होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से कैसे, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये कटक है, या जिसको कहूं मैं रिज है। ये क्या है? कटक। यहां पे 50-50 किलोमीटर पे अपन क्या बनाएंगे? स्ट्रिप बना देते हैं ना। स्ट्रिप आपने निकाल ली, और इस स्ट्रिप पे हमने देखा कि इनकी जो चुंबकीय विशेषताएं वो किस प्रकार है। चुंबकीय विशेषताओं में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ध्रुव आपको कहां देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे आपने देखा कि इसका ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, कटकों से लावा, कुछ लावा यहां गया होगा, कुछ लावा यहां गया होगा, जो एक ही समय पे निकला है। तो इसका मतलब यहां पे भी इसका कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी ध्रुव, और यहां पे दक्षिणी ध्रुव। इस बात से हमको क्या पता लगा? इस बात से हमको यह पता लगा कि पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव था इस समय, यहां पे आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ मतलब उत्तर की तरफ कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। तो पृथ्वी का उत्तर की तरफ अभी कौन सा ध्रुव होना चाहिए? चुंबकीय ध्रुव की बात करूं तो ये होना चाहिए दक्षिणी ध्रुव, और ये होना चाहिए उत्तरी ध्रुव। अगर यहां पे भी ये उत्तरी ध्रुव होता तो यहां पे कभी उत्तरी ध्रुव हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? अगर दोनों उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ होते तो एक दूसरे को क्या करते? धक्का देते। ये बात हुई। अब हम आगे चले। आगे चलने के बाद हमने क्या देखा? यहां पे हम जब पहुंचे, जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पे आपको दक्षिणी ध्रुव देखने को मिला, और यहाँ पे आपको उत्तरी ध्रुव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब ये लावा ठंडा हो रहा था तो उत्तर की दिशा में कौन सा ध्रुव था? उत्तरी ध्रुव था, और दक्षिण की दिशा में दक्षिणी ध्रुव था। अगर मानिए यहाँ पे उत्तर की दिशा में दक्षिणी ध्रुव होता तो क्या कभी ये दक्षिणी ध्रुव इस तरफ हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि एक दूसरे को क्या करते? वो धक्का देते। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहे, समान दूरी पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वैज्ञानिकों को समझ में आया कि यहां से कटकों से चट्टान आगे चली होंगी और बराबर हिस्से में आगे चलती जा रही हैं। इसका मतलब यहां पे नई चट्टानें मिल रही हैं और यहां पे पुरानी चट्टानें मिल रही हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वो लगातार क्या होता रहता है? बदलता रहता है। यही बात क्या आपको नहीं पता? जब हमने देखा था कि भूमध्य रेखा लगातार बदल रही है तो उस समय ध्रुव भी बदल रहे थे, तो ये बात इसने भी सिद्ध कर दिया। तो इन बातों से हमको क्या पता लगा? इन सारी बातों से हमको ये पता लगा कि सागर नितल लगातार क्या हो रहा है? प्रसरण हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। ये बातें हमको कौन सी थ्योरी से पता लगी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, साथ ही साथ हमको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से। अब दोनों को अगर मैं लिखूं, कौन कौन सी को मैं आपको बताने की कोशिश करूं,
महाद्वीपीय विस्थापन तथा सागर नितल प्रसरण। महाद्वीपीय विस्थापन आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि महाद्वीप लगातार क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। सागर नितल प्रसरण आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि महासागर भी लगातार क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा है महाद्वीप भी गति कर रहे हैं और महासागर भी गति कर रहे हैं। और आपको अगर मैं और थोड़ा सा आगे ले जाऊं, मैं आपको जब प्लेट विवर्तन की थ्योरी पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि पृथ्वी की पूरी भूपरपट्टी जिसमें महाद्वीप और महासागर दोनों स्थित हैं, महाद्वीप प्लस महासागर, ये दोनों लगातार क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो आप ये समझ पा रहे हो कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कुछ नहीं है, उसने कुछ चीजें यहां से उठाई जो इसकी सही थी, कुछ चीजें यहां से उठाई जो इसकी सही थी, और कहां चिपका दी, एक नई सिद्धांत में जिसका नाम था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जिसका नाम था। तो यहां तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। आपको हो सकता है एक चीज यहाँ पे डाउट करे या आपके दिमाग में एक कीड़ा आ रहा हो कि सर आपने यहाँ पे तो आलोचनाएं बताई थी, यहाँ क्या क्या आलोचना रही होंगी। तो ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूं, आप अपने होमवर्क में और मुझे टेलीग्राम पे बताएंगे कि सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की कौन कौन सी आलोचनाएं रही। हमने इसके साक्ष्य तो पढ़े, 3 चीजें साक्ष्य कौन कौन से पढ़े। जब हमने महासागर के भूविज्ञान का अध्ययन किया तब हमको चीजें पता लग गई, हमने जब चट्टानों की आयु देखी तब हमको चीजें पता लगी, साथ ही साथ पूरा चुंबकत्व ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया कि सागर नितल लगातार क्या कर रहा है, प्रसार कर रहा है। अब इसकी क्या क्या आलोचना रही होंगी यह आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि आप जब खुद देख के उस किताब में देख के पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ चीजें हैं नहीं जो मैं आपको बताता। तो इसकी आलोचना आप लोग मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमारा समाप्त हो चुका है, सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत हमारा समाप्त हो चुका है। जो नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है जिसको कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या कहा जाता है इसको, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये 3 शब्दों से बना हुआ है। 3 शब्द यहाँ पे आपको कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, पहला प्लेट, दूसरा टेक्टोनिक, या इसी को हिंदी में कहा जाता है विवर्तनिकी, और तीसरा सिद्धांत। अब हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ पे प्लेट का क्या मतलब है, क्या ये वही प्लेट है जिसमें हम खाना खाते हैं या कुछ और है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कल हम ये पढ़ेंगे कि प्लेट क्या है। प्लेट पहले परिभाषा जानेंगे, प्लेट की परिभाषा क्या है, परिभाषा के बाद कितने प्रकार की प्लेटें होती हैं, किन किन आधार पर प्लेटों को बांटा गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्टोनिक क्या होता है, या मैं कहूं विवर्तनिकी क्या होता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज है विवर्तनिकी। क्या अभी जो हमने बात करी, जहां पे हमने देखा है महासागर और महाद्वीपीय दोनों जो भूपरपटी है वो स्थिर नहीं है, वो गतिशील है। क्या कहीं उससे कुछ रिलेटेड है, क्या उससे कुछ संबंधित है, और सिद्धांत के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के साथ। फिर से डिस्क्लेमर में दे रहा हूं आपको ये बात, फिर से नोट डाल के आप अपने दिमाग पे छाप लीजिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत पूरी तरीके से सही नहीं है। ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ डाउट आपके दिमाग में छोड़ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये सही होते तो आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होता। क्योंकि ये सही नहीं है इसलिए कुछ ना कुछ डाउट अभी आपके दिमाग में होंगे। लेकिन जिस दिन हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आखिरी लेक्चर ले रहे होंगे, आखिरी सेशन ले रहे होंगे, उस दिन आपको समझ में सारे डाउट आ जाएंगे। उस समय आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब मैं बहुत ज्यादा एक क्लास में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल चीजें एक बार अगर समझ में आ गई तो फिर कभी आप नहीं भूलोगे। लेकिन उसको समझने के लिए आपका पूरा कंसंट्रेशन काम होना चाहिए, क्लास में होना चाहिए। मैं इसीलिए चीजों को 2 बार 3 बार 4 बार आपको बताता हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही बड़े टॉपिक के साथ,
या मैं आपको सच्चाई ये बताऊं कि जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान की अगर कोई आत्मा है तो वो यही टॉपिक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके बिना आप भू आकृति विज्ञान नहीं पढ़ सकते। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी से सवाल भी पूछा जाता है, इससे सवाल इससे नहीं पूछा जाएगा तो इसके इतिहास से। इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास है सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये क्या है? इसके इतिहास है। उन्हीं इतिहास से ये यहाँ पे पहुंची है। तो या तो इसके इतिहास से पूछा जा सकता है या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से सीधा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आप लोग तब तक क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाने हैं और सारे डाउट क्लियर करते हुए आगे चलना है। बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए कीजिए, लाइक कर दीजिए कीजिए। देखिए, मैं बार बार ये सब इसलिए कहता हूं कि जिन लोगों को ये नहीं पता है कि स्टडी IQ IAS हिंदी में फ्री में आपको इतनी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, उन लोगों को पता लग जाए, उन लोगों को भी ऐसा ना लगे कि मेरे पास संसाधनों की कमी थी, इस कारण मैं नहीं पढ़ पाया। तो आपके कोई भी मित्र अगर ऐसे हैं या आप जिन भी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, तो आप सुबह, आपको पता है क्लास का टाइमिंग 8 से 9 बजे तक का है। मुकुल सर वहां मिलेंगे, भूगोल की कक्षा होगी जो हमको समझ में भी आती है। तो आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि सब लोगों अपने अपने जिन ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं उन ग्रुप्स में आप इनको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए कीजिए। और हम लोग मिलेंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे क्लास मिली जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको पता है, मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी। तो कल मिलते हैं इसी समय एक नए प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।